आज हम सहायक बहियों के बारे में पढ़ेंगे। सब्सिडियरी बुक। अभी तक हमने जर्नल के बारे में पढ़ा। जर्नल प्रविष्टियां प्रारंभिक लेन देनों को सबसे पहले कोई भी व्यापारी जो आर्थिक लेन देन होते हैं उसको पुस्तकों में लिखते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि करते हैं, जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं। इसके बाद में कंपनी जर्नल का विभाजन, जर्नल का विशिष्ट विभाजन ये सहायक बहियों के अंतर्गत आता है। जर्नल प्रविष्टि में हम किसी विशेष प्रकार के लेन देनों को एक साथ नहीं लिख सकते, लेकिन यहां पर हम अलग अलग तरह के जो लेन देन हैं उनको सहायक बहियों में लिखते। मन में कहूं, उधार जो माल खरीदा गया है पूरे महीने के दौरान कितने रुपए का माल उधार खरीदा गया, अगर मेरे को उसमें ढूंढना हो तो जर्नल प्रविष्टियों में हमको एक एक एंट्री आपके ढूंढनी पड़ेगी और उसमें उधार जो माल खरीदे हैं उन लेन देनों को ढूंढना पड़ेगा। किस किस व्यक्ति से वो उधार माल खरीदे हैं वो प्रविष्टियां हमको ढूंढनी पड़ेंगी, उसमें बहुत समय लगेगा। ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि उधार क्रय से संबंधित जितने भी लेन देन हैं उनको हम क्रय बही में लिखें। जो भी माल उधार खरीदे गए हैं उनको क्रय बही में, उधार जो माल बेचे गए उनका लेखा विक्रय बही में कर दिया जाए। नकद के जितने भी लेन देन हैं उनका लेखा रोकड़ बही में कर दिया जाए। तो ये जो अलग अलग जो लेन देन हैं, खरीदे गए जो माल वापस करने की जो बात हम कर रहे हैं, क्रय वापसी से संबंधित जितने भी लेन देन हैं उनको क्रय वापसी बही में लिख दिया जाए। तो जब भी हम सहायक बही की बात करेंगे, सहायक बही में आपके जर्नल का विभाजन कर दिया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं व्यापार में बहुत सारे लेन देन होते हैं, हजारों की संख्या में लेन देन होते हैं। उन लेन देनों में से उधार क्रय या उधार विक्रय विशेष प्रकार के लेन देनों को ढूंढने में बहुत समय लगेगा, गलती होने की भी संभावना रहेगी। ऐसी इस स्थिति में अलग अलग आपके बही आपके तैयार की जाती है जिसमें आपको उधार क्रय से संबंधित लेन देन एक स्थान पर आपको मिल जाएंगे। हमको ये पता लग जाएगा कि महीने के अंत में हमने कुल कितने रुपए का माल उधार खरीदा था या कुल कितने रुपए का माल उधार बेचा था, उसका हमको पता लग जाएगा। रोकड़ बही को देख करके हमको ये याद हो जाएगा कि हमारे नकद के लेन देन कितने थे। रोकड़ बही से ये पता लगेगा हमको कि हमारे पास प्राप्तियां कितनी थी, भुगतान कितने किए गए और हमारे पास अब कैश कितना बचा है। कैश की प्राप्तियों के प्राप्ति की और भुगतान के बाद में कितनी कैश आपके हमारे पास है, कितना कैश हमारे पास बचा हुआ है, वो आपके इससे पता लगता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो नकद के जो लेन देन है उनको हम रोकड़ बही में लिखने की बात कहीं ना कहीं आपके करते हैं। सहायक बही में आप देखें इससे जो फायदे हैं, कार्य का विभाजन। सहायक बही में आप देखें कार्य का क्या होता है, विभाजन होता है। जो व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए योग्य है, कैशियर है, उसको रोकड़ बही बनाने का काम आपके दिया जाएगा। क्रय बही बनाने में जो विशेषज्ञ है उसको क्रय बही बनाने का काम आपके दिया जाएगा। वो व्यक्ति एक जैसा काम जब करेगा तो निश्चित बात है आपके उसके कार्य करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी।
गलती होने की संभावना भी आपकी कम होगी। तो कार्य का इसमें शायद भाई के जो लाभ है, कार्य का विभाजन आपके किया जाता है। सहायक भाई में एक लाभ आपके सहायक भाई से ये भी है कि उत्तरदायित्व का निर्धारण, सहायक भाई में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। सहायक भाई में जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है, अगर उसमें कोई गलती होती है तो उसको जिम्मेदार बनाया जा सकता है। उत्तरदायित्व का निर्वहन, हमको पता है कि क्रय भाई में अगर गलती थी तो क्रय भाई जिस व्यक्ति ने तैयार की होगी, हम उसकी जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। तो गलती का पता लगा सकते हैं कि कहां पर गलती हुई, अब वो गलती आगे भविष्य में नहीं हो, तो वो बात आपके देखी जाती है। तो उत्तरदायित्व का निर्धारण करने की बात आपके इसमें की जाती है। इसके अलावा जांच में सुविधा, जांच में सुविधा, जब भी हम बात करते हैं सहायक भाई में किसी अशुद्धि के कारण अगर तलपट का योग नहीं मिलता, तो आप देखें सहायक भाई की सहायता से अगर हमारा तलपट का योग सही नहीं मिल रहा, तो हम ये देखेंगे हमारी जो जनरल प्रविष्टि बनी है, हमारी जो सहायक भाई तैयार हुई है, उसमें कहां पर गलती है और उस गलती को सुधारने की बात आपकी की जा सकती है। तो इससे जांच करने में हमको सुविधा मिलती है कि हमने कितने रुपए के माल उधार खरीदे थे या कितने रुपए के माल उधार बेचे थे, कहां पर कोई गलती हुई है, उस जांच को देखा जा सकता है, उस गलती को देखा जा सकता है। तो वो चीज आपकी इसमें बात करी गई है। इसके अलावा आपके एक ही स्थान पर पूर्ण विवरण, एक ही स्थान पर पूर्ण विवरण, सहायक भाई में हमको उधार के जितने भी लेन देन में, मानो मैंने क्रय भाई आपके तैयार किए और क्रय भाई ने जो तैयार किए, निश्चित बात है क्रय भाई में उधार जो माल खरीदे जाएंगे उसका लेखा हमको एक जगह मिलेगा। कौन सी तारीख में किस व्यक्ति से माल उधार खरीदा गया था, कौन कौन सा माल खरीदा गया, कितनी इस पर छूट दी गई थी, महीने के अंत में कुल कितने रुपए का माल खरीदा गया, उसका पूरा विवरण हमको क्रय भाई में मिले। तो एक ही स्थान पर पूरी जानकारी हमको मिल जाती है, हमको अलग अलग लेन देनों को, जनरल प्रविष्टियों को देखने की आवश्यकता नहीं होती। एक ही स्थान पर संपूर्ण जानकारी हमको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा कपट से बचाव, सहायक भाई का एक जो फायदा और है, कपट से बचाव। सहायक भाई में जब भी हम बात करते हैं कि जो कार्य है एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के आपके कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं तो वहां छल कपट की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ आपके फायदे हैं सहायक भाई रखने से कि कार्य का विभाजन हो जाता है, उत्तरदायित्व का निर्धारण हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपके इसमें कार्य का विभाजन। तो जब भी हम जर्नल की बात करेंगे, जर्नल में आप देखें यहाँ पर बहुत सारे लेन देन लिख रहे थे हम, लेकिन सहायक भाई की जब हम बात करेंगे तो सहायक भाई में जर्नल का विभाजन करके अलग अलग प्रकार के जो लेन देन हैं उनको अलग अलग तरह से आपके लिखा जाता है, अलग अलग उनके लिए वही तैयार आपकी की जाती है। तो वो सहायक भाई के अंतर्गत आपके किए जाते हैं। सहायक भाइयों के प्रकार में आप देखें सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं कि क्रय भाई,
कौन सी बही पढ़ रहे हैं आज हम? क्रय। अंग्रेजी में कहते हैं इसको परचेज। क्रय बही की जब हम बात करेंगे, हम देखते हैं व्यापार में माल दो प्रकार से खरीदा जाता है। व्यापार में माल कितने प्रकार से खरीदा जाता है? दो प्रकार से। और माल जो दो प्रकार से खरीदा जाता है, एक तो नकद और एक उधार। नकद माल खरीदा और एक उधार माल खरीदा। ऐसी स्थिति में नकद माल खरीदा गया और उधार माल खरीदा गया, नकद के लेन देन तो रोकड़ बही में लिखे जाएंगे, लेकिन क्रय बही में हम उधार जो माल खरीदे गए होंगे उसका लेखा क्रय बही में किया जाएगा। क्रय बही में आप क्या कहेंगे? उधार जो माल खरीदे गए हैं उसका लेखा कौन सी बही में? क्रय बही में किया जाएगा। नकद के लेन देन क्रय बही में नहीं दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई संपत्ति खरीदी गई है तो उसका लेखा भी क्रय बही में नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि व्यापारी संपत्ति खरीदने बेचने का ही काम करता है तो संपत्ति उसके लिए माल मानी जाएगी, तब हम संपत्ति खरीदी या बेची उसका लेखा, अगर संपत्ति उधार खरीदी है उसके लिए माल है, कौन सी बही में लिखा जाएगा? क्रय। तो क्रय बही में केवल उधार खरीदे गए, क्रय बही में उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। क्रय बही में उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। क्रय बही में उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। यदि माल नकद खरीदा गया है, यदि माल नकद खरीदा गया है तो उसका लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता। तो उसका लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता है। केवल हम बात कर रहे हैं माल कैसे खरीदा गया है, उधार खरीदा है तो ही उसका लेखा हम कौन सी बही में करेंगे? क्रय बही में करेंगे। माल अगर नकद खरीदा है तो उसका लेखा क्रय बही में नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे नकद माल खरीदा उसका लेखा क्या करेंगे? नकद माल खरीदा है उसका लेखा रोकड़ बही में किया जाएगा, क्योंकि जितने भी नकद के लेन देन होते हैं, आगे हम सीखेंगे रोकड़ बही कैसे बनाई जाती है। तो नकद के लेन देन आपके कौन सी बही में लिखे जाते हैं? रोकड़ बही में आपके लिखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम नकद जो माल खरीदा गया होगा उसका लेखा क्रय बही में नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि कोई संपत्ति खरीदी गई है तो उसका लेखा भी क्रय बही में नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि व्यापारी संपत्ति खरीदने का ही काम करता है तो संपत्ति उसके लिए माल माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम उसका लेखा करेंगे। माना कोई व्यापारी पुस्तक का है तो पुस्तक उधार खरीदेगा तो उसका क्रय बही में लेखा करेंगे। पुस्तक तो खरीदेगा उधार, उसका लेखा क्रय बही में करेंगे। पुस्तक अगर उसने नकद खरीदी है तो क्रय बही में नहीं लिखी जाएगी। तो ये स्थिति आपके देखी जाएगी। लेकिन पुस्तक का व्यापारी अगर फर्नीचर खरीदता है या कोई मशीन खरीदता
खरीदता है तो उसका लेखा हम क्रय बही में नहीं करेंगे, क्योंकि वो पुस्तक उसके लिए माल है, फर्नीचर उसके लिए एक तरह से संपत्ति के रूप में माना जाएगा, तो हम उसको क्रय बही में नहीं दिखाने की बात आपसे करेंगे। क्रय बही बनाते समय जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदा जाता है उसका लेखा क्या है। क्रय बही में जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदा गया है, मानो मैं कहूं कमल से माल उधार खरीदा गया है, तो सबसे पहले हम कमल का नाम लिखेंगे। इसके बाद उसका विवरण आता है कि क्या चीजें खरीदी। 40 पुस्तकें खरीदी है मानो, तो हम लिख देंगे 40 बुक्स। अर्थशास्त्र की है तो 40 बुक्स कॉमिक्स एट द रेट ऑफ इतने रुपए के हिसाब से। अगर उसमें जो माल खरीदा गया है, जो पुस्तकें खरीदी गई हैं, अगर उसमें व्यापारिक बट्टा है तो व्यापारिक बट्टा को घटाकर दिखाया जाता है। तो क्रय बही में हम ये देखेंगे, क्रय बही में सबसे पहले जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदा जाता है, सबसे पहले जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदा जाता है उसका नाम लिखा है। उसका नाम लिखा जाता है। इसके पश्चात माल का विवरण, इसके पश्चात माल का विवरण लिखा जाता है। तो क्रय बही में हम बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति से हमने माल उधार खरीदा है उसका नाम लिखेंगे हम सबसे पहले। इसके बाद में माल का क्या लिखेंगे, विवरण लिखेंगे। खरीदे गए माल में से व्यापारिक बट्टे को घटाकर दिखाया जाता है। खरीदे गए माल में से व्यापारिक बट्टा क्या करके दिखाया जाता है, घटाकर दिखाया जाता है। मानो 20,000 रुपए का माल खरीदा गया है, 20,000 रुपए का माल खरीदा गया है और 20,000 के माल पर 10% व्यापारिक छूट है, तो व्यापारिक बट्टे को 10% को हम इसमें से लेस करेंगे, घटा के दिखाएंगे। इसका मतलब 20,000 में से 2,000 रुपए व्यापारिक बट्टा घटाया जाएगा, तो 18,000 का एक तरह से माल। यदि माल खरीदने पर कोई खर्चे हुए हैं, माल खरीदने पर कोई गाड़ी भाड़ा या कोई पैकिंग का खर्चा या कोई और खर्चे आपके लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन खर्चों को जोड़कर दिखाएं। दो बातें कर रहा हूं। सबसे पहले जिस व्यक्ति से माल खरीदा उसका नाम लिखेंगे हम क्रय बही में। माल का विवरण आएगा, क्या चीजें खरीदी, पुस्तकें खरीदी हैं हमने कि और कोई माल खरीदा है। व्यापारिक बट्टा है तो व्यापारिक बट्टा खरीदे गए माल की कीमत में से क्या करेंगे, हम घटा के दिखाएंगे। इसके अलावा माल खरीदने पर कोई खर्चा हुआ हो तो खर्चे को जोड़ के दिखाएं। तो ये चीज व्यापारिक बट्टा घटा के दिखाया जाएगा
खरीदे गए माल में खर्चों को क्या करके दिखाया जाएगा, जोड़ के दिखाया जाएगा। खर्चों को जोड़कर दिखाया जाएगा। तो दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जिससे माल खरीदा उसका नाम, उसके बाद में माल का विवरण, कुल कितने रुपए का माल उस व्यक्ति से हमने खरीदा। अगर क्वेश्चन में व्यापारिक छूट या व्यापारिक भत्ता अगर हमको दे रखा है तो व्यापारिक भत्ते को क्या करेंगे, घटा के दिखाएंगे। माल खरीदने पर कोई खर्चा हुआ है पैकिंग का या कोई गाड़ी भाड़े का, उसे जोड़ के दिखाएंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें, क्रय बही को जब हम बंद करें, क्रय बही को बंद करते समय, क्रय बही महीने की अंतिम तारीख को बंद करेंगे हम। मानो अक्टूबर महीने में अगर मैं क्रय बही बना रहा हूं तो अक्टूबर 31 को क्रय बही बंद करेंगे, क्योंकि परचेज का हमेशा डेबिट शेष होता है। तो परचेज अकाउंट डीआर लिखेंगे। क्रय बही को बंद करते समय महीने की अंतिम तारीख को क्या करके बंद करेंगे, परचेज अकाउंट डीआर। और जो कुल कितने रुपए का जो माल खरीदा होगा उसकी अमाउंट आ जाएगी। मानो 10 तारीख को माल खरीदा है हमने, 19 तारीख को माल खरीदा है और 27 तारीख को माल खरीदा है, तो कुल अक्टूबर के महीने में जो माल आपके खरीदा गया होगा उसको क्रय बही में हम दिखाएंगे। परचेज अकाउंट डीआर लिख करके क्रय बही बंद करते समय महीने की अंतिम तारीख लिखी जाएगी। महीने की अंतिम तारीख को बंद करते समय कुल कितने रुपए का माल उधार खरीदा गया वो क्रय बही में आपके लिखा जाए। तो क्रय बही जो है आपके परचेज अकाउंट डीआर लिख करके हम इसको बंद करने की कहीं ना कहीं आपके बात करेंगे। तो ये जो क्रय बही है तो कुछ जो बातें अब तक हमने सीखी हैं, क्रय बही केवल कैसे लेन देन लिख रहे हैं हम इसमें, उधार के, उधार खरीदे गए माल का ही लेखा कर रहे हैं। क्रय बही में केवल उधार माल जो खरीदा गया है उसका लेखा ही कौन सी बही में आपके किया जा रहा है, क्रय बही में करने की बात हम कर रहे हैं। नकद माल खरीदा उसको नहीं लिखना, संपत्ति कोई खरीदी गई है उसका लेखा भी क्रय बही में नहीं करेंगे। लेकिन अगर व्यापारी संपत्ति खरीदने का ही काम करता है तो इसका अलग संपत्ति उसके लिए क्या मानी जाएगी, माल मानी जाएगी, तब हम उसको क्रय बही में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि व्यापारी पुस्तकों का व्यापारी है, पुस्तक खरीदने का काम है उसका, पुस्तक उसके लिए माल, तो पुस्तक उधार खरीदी होगी उसको तो हम लिखेंगे। लेकिन पुस्तक अगर वो नकद खरीदी होंगी तो भी क्रय बही में नहीं आएगा, क्योंकि उसको हम रोकड़ बही में लिखने की बात कर रहे हैं। लेकिन उस व्यापारी ने, पुस्तक के व्यापारी ने अगर फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर उसके लिए संपत्ति है और संपत्ति जो खरीदी गई है तो उसको हम क्रय बही में नहीं लिखेंगे। दो तीन चीजें जो मैं बार बार में रिपीट कर रहा हूं आपको ध्यान में रखनी है। जिससे माल खरीदा उसका नाम लिखना है सबसे पहले। दूसरी बात, माल का विवरण आएगा। व्यापारिक पट्टे की बात कर रहा हूं मैं, व्यापारिक पट्टा क्या करेंगे हम, घटा के दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे, घटा के।
व्यापारिक पट्टे को क्या करके दिखाना है, घटा करके दिखाने की बात आपके की जाएगी। यदि माल खरीदने पर कोई खर्चा लगा है तो हम उसको क्रय बही में देखेंगे। माल खरीदने पर अगर कोई खर्चा अगर लगा है तो उसको कौन सी बही में, क्रय बही में दिखाने की बात आपकी की जाएगी, क्रय बही में उसको दिखाया जाएगा। क्रय बही बनाने की जब हम बात करते हैं, क्रय बही का एक फॉर्मेट है। आप देखें ऊपर तो हम लिखेंगे परचेज बुक, परचेज बुक। इसमें सबसे पहला जो कॉलम बनाएंगे हम डेट का, डेट। इसके बाद में पर्टिकुलर, अगला कॉलम इनवॉइस नंबर, बीजक संख्या इसको हिंदी में कहें, इनवॉइस नंबर, एलएफ। और अमाउंट के हम दो कॉलम बना रहे हैं, डिटेल और टोटल। अमाउंट के कितने कॉलम बनाएंगे, डिटेल और टोटल, ये कॉलम बनेंगे। ऊपर सबसे पहले हेडिंग डाला जाएगा क्रय बही, परचेज बुक। सबसे पहले जो कॉलम बनाया जाएगा डेट, आपके लिखने की बात करें, आप देखें जो बिल हमको मिला होगा, जिस तारीख को उधार माल खरीदा हो गया उसकी तारीख लिखी है। मानो 2020 अक्टूबर 5 को अगर कोई माल उधार खरीदा गया है, बिल से पता लग रहा है आपको, तो डेट में हम 2020 अक्टूबर 5 डालें। तो डेट में जिस तारीख को माल खरीदा गया है उस तारीख को आपके लिखने की बात आपकी की जाती है। आप देखें पर्टिकुलर में जिस व्यक्ति से माल उधार खरीदा गया है, जिस व्यक्ति से क्या किया गया है, उधार माल अगर खरीदा गया है तो उस व्यक्ति का नाम हम सबसे पहले पर्टिकुलर में लिखेंगे। मानो रोहित से माल खरीदा गया है तो रोहित का नाम सबसे पहले, रोहित से माल खरीदा गया, उसके बाद में उससे जो माल खरीदा गया होगा उसका पूरा विवरण है। व्यापारिक पट्टा अगर कोई है तो उसे घटाकर दिखाने की बात आपके की जाएगी। व्यापारिक पट्टा आपके क्या किया जाएगा, घटाकर दिखाया जाता है। और कोई खर्चे अगर वगैरह हैं तो उसको जोड़ के दिखाया जाता है। इनवॉइस नंबर, बीजक संख्या या बिल संख्या, जिस तारीख को माल उधार खरीदा गया है उस माल के खरीदे गए माल का जो बिल नंबर है, मानो 5 तारीख को जो माल खरीदा गया है उस बिल पर आपके 40 नंबर आपके डला हुआ है, तो बीजक संख्या बिल नंबर 40 आपके डाले। एलएफ खाता बही की पृष्ठ संख्या। और अमाउंट में दो कॉलम बना रहे हैं, डिटेल और टोटल। मानो 5 अक्टूबर को 12,000 की एक पुस्तकें खरीदी हमने और 8,000 की पुस्तकें खरीदी, तो 12,000 और 8,000 डिटेल में आएंगे 20,000। अब उसमें से मानो 10% व्यापारिक पट्टा है तो लेस डेट डिस्काउंट 2,000 घटा करके 18,000 रुपए आपके बाहर आएंगे टोटल। टोटल मतलब एक तरह से नेट अमाउंट वो आपके दिखाएंगे। तो ये चीज आपको सबसे पहला कॉलम डेट का परचेज बुक में, जिसमें तारीख लिखी जाएगी, उधार खरीदे गए माल की तारीख आपको लेन देन में आपको दे रखी होगी। विवरण, खरीदे गए व्यक्ति का नाम जिससे खरीदा है, माल का पूरा विवरण, व्यापारिक पट्टा घटाकर दिखाना है, खरीदने पर कोई खर्चे लगे जोड़ के देना।
जब एक लेन देन पूरा हो जाएगा एक लाइन खींच देंगे हम, उसके बाद अगली बात बिल संख्या अगर दे रखी है वो बीजक संख्या लिखी जाएगी। जो लेन देन आपके लिखा जा रहा है उसकी जिस खाता की प्रश्न से लिया गया है उसकी पेज नंबर लिखा जाएगा। अमाउंट में दो कॉलम बनाए हैं, डिटेल और टोटल। व्यापारी भत्ता वगैरह अगर है उसको घटाने के बाद जो लास्ट में जो अमाउंट आएगी वो टोटल में लिखेंगे। तो ये क्रय बही का फॉर्मेट है। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे नकद के लेन देन को छोड़ देंगे, बंद करेंगे क्रय बही को महीने की कौन सी तारीख को, अंतिम तारीख को, क्योंकि परचेज का मैंने जैसे पहले भी कहा हमेशा कौन सा शेष होता है, डेबिट शेष, और परचेज का हमेशा डेबिट शेष होता है। तो परचेज अकाउंट डीआर से हम इसको क्या करेंगे, बंद करने की बात करेंगे। क्रय बही बंद की जाएगी परचेज अकाउंट डीआर। और ये जो टोटल अमाउंट का जो कॉलम है, कुल कितने रुपए का माल आपके खरीदा गया है वो क्रय बही में दिख रहा है। क्रय बही में जितने रुपए का कुल माल आपके क्या किया गया है, खरीदा गया है, उधार माल खरीदा गया है, तो हमको ये पता लगेगा क्रय बही से कि कौन कौन सी तारीखों में माल खरीदा गया, उधार माल खरीदा गया, उसका लेखा हमको क्रय बही में। माल का पूरा विवरण हम लिख रहे हैं तो वो चीजें आपके इसमें आएंगी। तो क्रय बही जो आपके बनाई जाएगी तो वो आपके इसमें इस तरह आपकी होगी। कल अपन एक क्वेश्चन लेंगे इसका कि क्रय बही कैसे तैयार की जाती है। ये आपके क्रय बही का फॉर्मेट आपको रहना चाहिए। क्रय बही बनाना बहुत आसान है। कोई भी लेन देन को हम इसमें लिखने की बात आपके पी पर आपके कर रहे हैं। आज का मेरा मैं ये व्याख्यान अभी यहीं पर आपके समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।